हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस डेली के डेली अपडेट होती रहती है। हर साल नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आता रहता है। दोस्तों, ये देख के मुझे बहुत दुख होता है, कई बार बहुत पेनफुल फील होता है कि जब जो पेशेंट होता है उसको अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है और वो प्रॉब्लम जो होता है अपनी झेलता रहता है, पेन झेलता रहता है, दर्द बर्दाश्त करता रहता है, उसको जानकारी नहीं होती है कि ये जो आज से 4 साल पहले जो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था वो आज 4 साल बाद बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया है। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, एनल फिशर की, जिसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ चुका है, आए हुए भी काफी टाइम हो चुका है। बट बहुत सारे लोग होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं या फीमेल्स होती हैं, प्रॉब्लम झेलती रहती है, उनको आइडिया नहीं होता कितना आसानी से, बिना किसी चीड़ फाड़ के, बहुत आसानी से ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त, डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह, और मेरा इस चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको जो मेडिकल अपडेट्स है, जो टाइमली मेडिकल नॉलेज है, वो मैं आपको देता रहूं, ताकि आपको अपने हेल्थ रिलेटेड कभी कोई चिंता, कभी टेंशन ना लेना पड़े। और इसीलिए कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पता नहीं कब आपको इस चैनल की जरूरत पड़ जाए, कौन सी वीडियो मेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, एक वरदान साबित हो जाए। तो दोस्तों, बगैर किसी तरीके शुरुआत करते हैं एनल फिशर। दोस्तों, एनल फिशर कई बार आपको हो सकता है खुद हो चुका है, कोई रिलेटिव हो। कई बार जब आप स्टूल पास करते हैं, लैट्रिन जाते हैं, तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है आपको। स्टूल जब पास होता है, कई बार पास ही नहीं हो पा रहा होता है, और जब पास हो रहा होता है बहुत पेन होता है, बहुत इचिंग होती है और ब्लड आ जाता है, कई बार बर्दाश्त के बाहर दर्द हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की 3 प्रॉब्लम होती है कॉमनली। एक होती है हेमोरॉइड्स, एक होती है फिस्टुला, एक होता है फिशर। इस सब में दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा एनल फिशर के बारे में। जैसा ये नाम में है, एनल मतलब जो, जैसे ये लैट्रिन का रास्ता है, यहाँ से लैट्रिन बाहर निकलती है, जो हमारा स्टूल होता है, जो हमारा मल पदार्थ होता है, वो इस ओपनिंग से बाहर निकलता है। तो दोस्तों, इस ओपनिंग के पास में एक ऐसे करके फिशर बन जाता है। ठीक है, एक ऐसे करके फिशर बन जाता है, एक ऐसे करके जो उसकी जो लाइन होती है वो ब्रेक हो जाती है और एक डिफेक्ट टाइप का बन जाता है। और इसी में जब आपका जो मल पदार्थ होगा, जो लैट्रिन होगी, जो स्टूल होगा, वो लगेगा, तो ये जब पास होगा, एक तो ये जो है स्पैज्म में चला जाएगा, मतलब ये सिकुड़ जाएगा, ये जो है ये नैरो हो जाएगा, क्योंकि दर्द हो रहा है, पीड़ा की वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। और जब स्टूल पास होगा तो यहाँ पे गंदगी जो होती है वो इरिटेट करेगी, तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन करेगा और इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। दोस्तों, इसी कंडीशन को कहते हैं एनल फिशर होना। तो दोस्तों, क्यों होता है? अब हम लोग की जो लाइफस्टाइल है, आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, आपको लैट्रिन का कोई टाइम फिक्स ही नहीं है, बाउल हैबिट अच्छी है ही नहीं, सुबह जाते हो तो आती नहीं है, शाम को करते हो, तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है, सिर्फ ये जो फास्ट फूड, जो जंक फूड हम लोग खा रहे होते हैं, हमारे डाइट में फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है अच्छे, जो रफेज वाले फाइबर रिच फूड होता है वो नहीं है, हम लोग ये गंदगी खाते रहते हैं, बर्गर खाते रहते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते रहते हैं, वॉट नॉट, केक खाते रहते हैं, शुगरी फूड्स खाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब जो हमारी डाइट में जो फूड हो जाता है, हम लोग रात में, सुबह दिन भर कुछ नहीं खाया, रात में हम लोग भर के खूब सारा ये सब खा लिया, बर्गर पिज्जा एंड ऑल, और अगले दिन जो होता है हमारा स्टूल जो होता है वो हैवी होता है, बल्की होता है। तो हमारा जो रेक्टम होता है, एनल कैनाल होता है, वो इसके लिए नहीं बना होता है कि आपने दिन भर नहीं खाया, एक दिन हैवी मील ले लिए, हैवी स्टूल पास कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो इरिटेशन करेगा, बॉवल जो आपका स्टूल होगा वो हार्ड होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, प्रॉपर्ली पास नहीं हो पाएगा, तो वो वही जो है छील देगा आपका जो रेक्टम की जो लाइनिंग, एनल कैनाल की जो सॉरी लाइनिंग होती है, जहां ओपनिंग के पास, वो उसको छील देगा, तो वहीं से ब्लीडिंग होने लगती है। और ये बार बार, आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप सुधरोगे तो हो नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये खाना रहेगा, तो वो बढ़ बढ़ के प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो जो एनल फिशर होता है वो एकदम फाइब्रोस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन हो जाएगी, पेनफुल। दूसरा दोस्तों, अल्कोहल। अल्कोहल का सेवन करेंगे, वो इरिटेट करेगा आपको, कुछ ना कुछ जो मात्रा है जो आपके स्टूल में जो भी रिलीज होगा वो इरिटेट करेगा, और वो जो फिशर है आपका हील नहीं हो पाएगा। दोस्तों, क्या करें अपना डाइट में? अब आपको बचना है एनल फिशर, या हो गया, ये रिकरेंट कंडीशन होती है, एक बार होती है, क्योंकि हम लोग लाइफस्टाइल में चेंज करते नहीं है, हम लोग बस सोचते हैं कि कुछ दवाई ले लें, चमत्कार हो जाए, कुछ हो सकता है पेन किलर लेके आपका दर्द ठीक भी हो जाए। बट जो अंडरलाइंग कॉज है, जो अंडरलाइंग कारण है, जो आपकी डाइट में जो प्रॉब्लम है, जो आप फाइबर नहीं ले रहे हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, शुगरी फूड खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, हैवी मील्स ले रहे हो रात में, डाइट हैबिट आपकी ठीक नहीं है, बाउल हैबिट आपकी ठीक नहीं है, तो जब तक वो अंडरलाइन कॉज नहीं ठीक करो तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, फाइबर जो है, अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी हैं फाइबर के, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अच्छे ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शंस, फाइबर रिच फूड भी आता है, टेस्टी होता है, ऐसा नहीं है, तो वो आप अपनी डाइट में इनकलकेट करें। और दोस्तों, शराब को रिप्लेस करें, बर्गर को रिप्लेस करें फाइबर से, पिज्जा को रिप्लेस करें फाइबर रिच फूड से, और अल्कोहल को रिप्लेस करें पानी से। दोस्तों, जब आपका बॉडी में पानी की कमी होगी, तो ऑब्वियसली पानी की कमी है तो चीज जो स्टूल होगी वो आपकी हार्ड हो जाएगी,
ठीक है, स्टूल को सॉफ्ट रखना है हम लोग को, स्टूल सॉफ्ट रखेंगे तो आसानी से पास हो जाएगा, एनल फिशर वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, या हो रही है तो ठीक हो जाएगी, एक बार ठीक हो जाएगी दोबारा नहीं होगी। दोस्तों ये बेसिक्स होती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज भी हो जाता है, दवाई भी लिख दी जाती है, सर्जरी भी हो जाती है, बट जब तक हम अपनी बॉडी में जो बेसिक्स हैं वो ठीक नहीं रखेंगे तब तक वो प्रॉब्लम बार बार रिकर करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं बार बार आते हैं, फिशर हो गया, एक बार सर्जरी भी करा लिया, ऑपरेट भी करा लिया, फिर दोबारा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक्स होती हैं, पूरा पीछे तक जाइए, क्यों बन रही बीमारी, तो उसको जब तक आप समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसमें जब आप परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक वो जड़ से बीमारी आपकी समाप्त नहीं होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैंने दिया है, इसको करेंगे तो वैसे भी आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये ठीक भी हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये इसको समझते हैं कि कई बार शुरुआत में जब ये एक्यूट यानी कि ये जो जख्म है ये अभी एक्टिव है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। इस कंडीशन में जब ये एक्यूट होता है तो हम लोग को दवाई मेडिकल मैनेजमेंट करना चाहिए। तो हम लोग स्टूल सॉफ्टनर जो मैंने अभी आपको ओपिनियन दिया वो सब कर लें, और जो स्टूल को सॉफ्ट करने वाली डाइट होती है, ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं वो ले लें, कॉन्स्टिपेशन हटाने की जो दवाइयाँ होती हैं वो ले लें, स्पाइसी फूड अवॉइड करें, जो भी चीज़ इरिटेट करती है अल्कोहल अवॉइड करें, वाइटामिन और इसका अपना ध्यान रखें, तो ये कंडीशन जो है ठीक हो जाती है। बट अगर हम लोग इग्नोर करेंगे, उसमें भी नहीं करेंगे, या कई बार ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी ये क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जब ये पूरी तरह से, इसमें तो हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, घाव है ये भर जाएगा, ठीक, बट अगर इसको प्रॉब्लम मिलती रही, फिर से इसको वैसा ही हार्ड स्टूल मिलता रहा, बार बार इरिटेशन होता रहा, रोज आप मॉर्निंग में जा रहे हो, हार्ड स्टूल मिल रहा है, आप स्ट्रेन कर रहे हो, कॉन्स्टिपेटेड हो, तो ये जो घाव है भरेगा नहीं, तो ये क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अमूमन 8 हफ्ते से ज्यादा जब एक्यूट फिशर होता है तो क्रॉनिक फिशर में तब्दील हो जाता है, इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, और ये स्किन टैग, ये इसकी पहचान होती है। स्किन टैग जो है एनल कैनाल है, आपका एनस की ओपनिंग है, एनल कैनाल है, तो स्किन टैग टाइप का ये निकल के बाहर आ जाता है। इस कंडीशन में दवाई से कोई फायदा नहीं है, इस कंडीशन में क्रॉनिक एनल फिशर में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है फिक्स हो गई होती है। अब इसमें जब तक कुछ करेंगे नहीं, कुछ एक्टिवली इंटरवीन करेंगे नहीं, कोई दवाई इस तक अंदर, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इसके अंदर पहुंच जाएगी इस घाव को भर देगी। इसमें तो घाव फ्रेश है तो भर भी देगी, बट इसमें जब पुराना हो गया, जब फाइब्रोसिस हो गया, तो कुछ काम नहीं आएगा, इसमें आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मैं अभी शुरुआत में बता रहा था कि मेडिकल साइंस में बहुत चेंजेस आ गए। अब पहले जो होता था ओपन सर्जरी होती थी इसमें, ठीक है, तो इसमें तो भाई इंस्ट्रूमेंट्स से आपका ब्लेड से यूज होता था। दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है अब तो, ये बीमारी है नहीं है तो मैंने अवॉइड करने तरीके बता दिए, अगर है भी तो भी बिल्कुल चिंता ना करिए, लेजर ट्रीटमेंट आ गया है और बहुत सक्सेसफुल है, बहुत समय से चल रहा है। इसमें आपको ना कोई ज्यादा चीरा, ना कोई सुचर लाइनिंग, ना कुछ, एनेस्थीसिया भी बहुत ज्यादा मिनिमली इन्वेजिव शॉर्ट एनेस्थीसिया हो जाएगा, ना हॉस्पिटल में स्टे की जरूरत है, आप सेम डे नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो सकते हैं, ना कोई ब्लीडिंग का खतरा, ना कोई कॉम्प्लिकेशन खतरा। तो ये सारे इसके फायदे हैं, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाएगी, मिनिमली इन्वेजिव है, सेम डे डिस्चार्ज हो जाएगा, रिकवरी बहुत क्विक होती है, बहुत सारे पेशेंट तो अगले दिन ऑफिस भी जाने लगते हैं, ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं होता है। तो पहले ये ट्रेडिशनल सर्जरी होती थी, इससे अभी भी लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में ये अभी भी ट्रेडिशनल सर्जरी होती है, बहुत सारे पेशेंट तो अभी भी डरते हैं, पेन बर्दाश्त करते हैं, रोज सुबह लैट्रिन जाते टाइम उनको दर्द होता है, बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है, लेजर ट्रीटमेंट के बारे में उनको पता ही नहीं है। तो उसमें सब आ गया है, आप अपने सर्जन को जहाँ पे ये लेजर सर्जरी एनएस की अवेलेबल है, एनल कैनाल की, तो वहाँ पे जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अमूमन ये जो कॉस्ट जो है इसका डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, 30,000, 25-30,000 से लेके 80-85,000 तक का ये जो है सर्जरी हो सकती है ना प्राइवेट सेटअप इन इंडिया। तो दोस्तों सर्जरी के पहले, अब आप मतलब ये सारी चीजें तो ठीक है, बट सर्जरी के पहले कई बार आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन होगा, जो डॉक्टर है वो देखेगा कि कहीं इसके साथ और बीमारियां होती है, जो मैं बता रहा था कि हेमोरॉइड्स भी हो सकता है या फिस्टुला भी हो सकता है। इसको मैं दोनों को सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो सर्जन आपको एग्जामिन करेगा, देखेगा, आपका डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन, रेक्टम में फिंगर इंसर्ट करके वो लोकेशन ऑफ कि कहाँ पे फिशर है, कहाँ पे कुछ और दिक्कत तो नहीं है, कोई गांठ वगैरह, कहीं कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है, तो कोई और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन तो नहीं, वो अपना डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से सर्जन देखेगा। जरूरत पड़ेगी तो आपका, अगर कॉम्प्लिकेशन का डाउट है तो कोलोनोस्कोपी भी, यानी कि उसके अंदर से रेक्टम के रास्ते से एक स्कोप इंसर्ट करके वो ऑब्जर्व कर लेगा कि जो एक्यूट है कि क्रॉनिक है कि और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, प्रोक्टोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी इसको कहते हैं। जरूरत पड़ने अगर फिस्टुला का डाउट है और कोई कॉम्प्लिकेशन का डाउट है तो एमआरआई भी कराना पड़ सकता है, ठीक है। फिर आपको इस प्रकार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, आपकी सर्जरी की डेट सुनिश्चित कर ली जाएगी। सर्जरी प्लान सर्जरी होती है तो उसको प्लान तरीके से पहले से प्लान कर लिया जाएगा। प्री सर्जिकल टेस्ट होते हैं बहुत सारे,
कि कोई आपको वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, आपकी जनरल बॉडी ठीक है कि नहीं, किडनी सारी ठीक है, लिवर ठीक है, सीबीसी आपको ब्लड की कोई कमी तो नहीं है, सारे टेस्ट कर लिए जाएंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम कार्डियकली हार्ट की तरफ से आप ठीक है कि नहीं, ईसीजी वगैरह किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, तो सब ठीक पाया जाएगा तो आपको सर्जरी के लिए पोस्ट कर जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका इलाज या प्रॉपर कंसल्टेशन करके और फिर आपको सर्जरी में पोस्ट कर लिया जाएगा। और आपको बहुत सारी दवाई की हिस्ट्री दी जाएगी, कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई आपको ब्लड थिनर चल रहा हो तो उससे सर्जरी है तो ब्लड थिनर आपको रोकने को बोला जाएगा, सारी चीजें एडवाइस करी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बस और कुछ नहीं है, फिर आप उसके बाद सर्जरी के लिए ले लिया जाएगा। सर्जरी देखिए ये लेजर होता है, दिस इज द लेजर इंस्ट्रूमेंट, बहुत कोई डरावना सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, छोटा सा लेजर होता है, इसका ये प्रोब अटैच्ड होता है। ठीक है, बस ये ऐसा पेन शेप का लेजर है, इसमें ये प्रोब अटैच है, बस करना कुछ नहीं होता है। फिशर जो है वो क्रॉनिक हो गया है, ठीक है, वो फाइब्रोसिस हो गया, वो हील नहीं होगा, उस जख्म को फिर से हम लोग हरा भरा कर देंगे। ठीक है, फिर से उसको हम लोग फ्रेश कर देंगे, जहां वो जो स्फिंक्टर होता है उसको हम लोग रिलैक्स कर देंगे। फिर जब ये भरेगा, जब घाव भरेगा, आपको डाइट वगैरह ठीक रखी जाएगी, मेडिसिन वगैरह दिया जाएगा, तो जब ये घाव भरेगा तो जो फिशर वाला जो घाव है, क्रॉनिक फिशर, वो भी साथ ही में हील हो जाएगा। और बहुत ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होता है। पेशेंट्स जो हैं एकदम पेन लेके आते हैं, एकदम टाइट स्फिंक्टर होता है, बिल्कुल उनको स्टूल नहीं पास हो रहा होता है, और 2-3 दिन तक हो सकता है सर्जरी के पेन हो, बट तीसरे चौथे दिन से एकदम वो मस्त हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, और उनको लगता है कुछ ना कुछ हमारे साथ चमत्कार हो गया है कि बिना किसी चीरा, बिना किसी ओपन सर्जरी के, कोई इंसीजन नहीं, कोई पेट वेट नहीं खोला, तुरंत हमारे साथ ये कैसे बढ़िया हम लोग एकदम स्वस्थ हो गए हैं। तो इस प्रकार से लिथोटमी पोजीशन होती है ऐसे आपका, ताकि जो सर्जन है वो यहाँ पे रहेगा, आपको शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आप हो सकता है सुन सकें, देख सकें सारी चीजें, और यहाँ सामने से आपको लेजर जो है इस प्रकार से, ये आपका रेक्टम है, ये आपके मान लीजिए फिशर है, ये लेजर से इसको अब्लेट कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो वुंड है वो फ्रेश हो जाएगा, और फिर अपने आप जब हील हो जाएगा तो सारी दिक्कत आपको ठीक हो जाएगी। और कुछ करना नहीं होता है, आप बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव सर्जरी है। बहुत सारे लोग सेम डे जैसे ही एनेस्थीसिया आपको, बस उसके बाद ओटी के बाद आपको रिकवरी रूम में रखा जाएगा, वहाँ आपके वाइटल्स देखे जाएंगे, आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट देखा जाएगा। जब वाइटल ठीक होंगे, बीपी, हार्ट रेट, ये सारी पल्स वल्स ठीक हो जाएगा, सैचुरेशन ठीक हो जाएगा, एनेस्थीसिया का इफेक्ट वीन ऑफ हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, अगर आप ओके हैं तो आप खुद से जा सकेंगे, आप तुरंत डिस्चार्ज, सेम डे भी डिस्चार्ज हो जाता है, नहीं तो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होता है। दोस्तों इतना सिंपल है, और उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस प्रॉब्लम सफ़र करें, आपका रिलेटिव सफ़र कर रहा है, तो प्लीज़ ये जो वीडियो है इसको ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो किसी जो पीड़ा झेल रहा होगा कोई व्यक्ति, बहुत सारी वुमेन होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे ओल्ड एज के लोग होते हैं, बहुत सारे डायबिटिक होते हैं, बहुत सारे जो फ्रीक्वेंट अल्कोहल लेते हैं वो हो रहे होते हैं, वो झेल रहे होते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो इस तरह का पेन जो है, अपनी जो पीड़ा है वो ना झेलें, और उनको इलाज मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।